देखिए, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितना भी चीज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में पढ़े थे वो सारा का सारा आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में वैलिड है। अंतर बस इतना ही होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। PCl5 ब्रेक किया PCl3 प्लस Cl2, है ना, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन इस टॉपिक में द इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड इट्स मॉलिक्यूल, आयंस एंड इट्स मॉलिक्यूल। ln K2/K1 डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2 टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन यहां पर भी वैलिड है। यहां पर भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है कि नहीं। यहां अंतर यही है कि अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बहुत सारा हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में Kp और Kc बोलते थे, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ Kc में काम करेंगे, क्योंकि आयंस का कोई पार्शियल प्रेशर, सिर्फ Kc और मोलारिटी में काम होगा। इस टॉपिक में कोई Kp में काम नहीं होगा। मोलारिटी ढंग से निकालने आना चाहिए और वो मोलारिटी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पावर के साथ रखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है। हमेशा Kc में काम करेंगे हम लोग। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए Kc का नाम अलग अलग हो जाता है, Ka, Kb, Kh, Ksp, लेकिन है सब के सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केमिकल इक्विलिब्रियम का हर लॉ सेटिस्फाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में हम लोग पढ़े थे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, x x x फिर y y y फिर z z z, दो के बाद रुको, कॉमन करो, फिर तीसरा में आगे बढ़ो। वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इस टॉपिक में बहुत काम में आएगा। दो एसिड को मिला दिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक इलेक्ट्रोलाइट को मिला है लेकिन उसका आयन आगे रिएक्शन कर गया वाटर से, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हमेशा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम काम में आएगा। इस टॉपिक देखो, थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया, मतलब कि कंसेप्चुअली मोस्ट टफ टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। यह ध्यान रखना, कंसेप्चुअली, नॉट न्यूमेरिकल वाइज। थर्मो के न्यूमेरिकल आसान होते, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहता है तब थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व होता, नहीं तो सॉल्व नहीं होता। तो हाईली कंसेप्चुअल जो टॉपिक था वो आपका खत्म हो चुका है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान टॉपिक है। आगे आने वाले अब सारे फिजिकल के टॉपिक ही आसान हलवा टॉपिक है। समझ आ रहा है, तो दिमाग ठंडा करके। लेकिन हां, आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अपने आप में हटके है, कारण इस टॉपिक में हम लोग बहुत छोटे नंबर में डील करते हैं, जो कि जीरो ही होता है। 10⁻⁻40 कोई मतलब है क्या? 10⁻⁻10 का ही तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आंसर में 10⁻⁻10 निकाल कर टिक करना है। तो तुम सोचो, आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में नंबर 1 जो होता है ना, एक वैल्यू, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। 0.1 बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसमें काम करते हैं 10⁻⁻5, 10⁻⁻7, आपको इंटेलिजेंटली अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए सवाल को सॉल्व करना होता है। तरीका तो हम बताएंगे ही हर जगह, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर वो तरीका डेवलप नहीं होगा तब तक वो आएगा सवाल करते करते। सेकंड या थर्ड लेक्चर में कम से कम 15 सवाल हम लोग करेंगे, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में। वहीं पे हम आपको सिखाएंगे कैसे नेगलेक्ट किया। अब तुम खुद ही सोचो ना यार, कि अगर 10⁻⁻5 के सामने 10⁻�7 जोड़ने को बोले हम, कितने लोग जोड़ भी दोगे? कितने लोग जोड़ भी दोगे? लेकिन बहुत कम होंगे जो हटा के 10⁻⁻5 लिख देंगे। यही करना है आयनिक इक्विलिब्रियम में। अगर हटा के 10⁻⁻5 भी आंसर दे दें तो कोई गलत नहीं है। तो ये एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैक्सिमम जगह हम ही बताएंगे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है।
खैर आगे लिखो। Substance is classified into two categories. सब्सटेंस यहां पर सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कैटेगरी को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट? विच कैन ब्रेक इनटू इट्स आयंस in aqueous solution. Non-electrolyte which cannot break into ions in aqueous solution. जो सोल्यूशन में आयन फर्निश करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो सोल्यूशन में आयन फर्निश नहीं करता उसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड ही आया इलेक्ट्रो से, जिस सोल्यूशन में आयंस मिलेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेगा, और जिसमें आयंस नहीं मिला वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट: ऑल आयनिक सॉल्ट्स, एसिड लाइक HCl, एसिटिक एसिड, बेस लाइक NH4OH, बेस लाइक NaOH, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे बेंजीन, CCl4, शुगर एक्सेट्रा, जो आयंस में ब्रेक कर जाता है एक्वस सोल्यूशन में। ध्यान रहे, आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में हमेशा सॉल्वेंट इज वाटर, ऑल सोल्यूशन विल बी एक्वस। हमेशा मोलारिटी में बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी। जो ब्रेक कर गया आयंस में उसे इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं ब्रेक किया उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट फिर आगे क्लासिफाई किया गया है: स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? विच ब्रेक्स कंप्लीटली माने जिसका अल्फा का वैल्यू 1 इन aqueous medium, which breaks negligibly अल्फा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 5% से 10% in aqueous solution. They are called weak electrolyte. Strong electrolyte का एग्जाम्पल all ionic salt, सारे आयनिक सॉल्ट 100% ब्रेक कर जाते हैं कटायन और अनायन में पानी में। NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4, ऑल आयनिक सॉल्ट। सेकेंड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4 etc. ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस, सारे अल्काली मेटल के हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, LiOH etc. दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पानी में जाता ही कंप्लीट ब्रेक कर जाएगा। 1 मोल NaCl ले लिए तो तुरंत वो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- दे देगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो ब्रेक तो करता है लेकिन बहुत ही पार्शियली, नेग्लिजिबली। अल्फा का वैल्यू 0.05 से लेकर 0.1 तक। वहां अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माने 100% डिसोसिएट कर गया। वीक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड से बहुत ही वीक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक बेसेस जैसे NH4OH, HCN भी वीक एसिड है। दे रिमेन partially dissociated into ions in aqueous medium. Ionic equilibrium topic
वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी का टॉपिक है। हाँ, स्ट्रांग भी आएगा, लेकिन उस स्ट्रांग का भी इफेक्ट हम वीक वाले पे देखते हैं। तो मेनली हम लोग किस पे ध्यान लगाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट होगा, इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। अरे जो चीज 100% ब्रेक कर गया उसका क्या स्टडी करोगे? 0.1 मोलर HCl लिए, 0.1 मोलर H+ मिल गया, 0.1 मोलर Cl- मिल गया। लेकिन वही अगर हम 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लें तो कितना H+ मिलेगा? तो उसके लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। सो स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी। क्लियर? पढ़ा रहे रुक। आगे लिखो, आरएनएस लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। शांत रहो, बस ये एक लॉ लिख लो, उसके बाद छोड़ देंगे। आरएनएस लॉ फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। Arrhenius law for any weak electrolyte. It states that any weak electrolyte, in aqueous medium, it states that any weak electrolyte in aqueous medium dissociate partially into its ions, dissociates partially into its ions, and the ions cation and anion, and the ions cation and anion remains in equilibrium with its molecular form, and the cation and anion remains in equilibrium with its molecular form of the electrolyte, with its molecular form of the electrolyte। आखिर एक इलेक्ट्रोलाइट को वीक क्यों बोलते हैं? वीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आयंस में ब्रेक नहीं कर पाया, आयंस में बहुत ज्यादा आयंस में ब्रेक नहीं कर पाया। आखिर क्यों नहीं ब्रेक कर पाया? क्योंकि जैसे ही ब्रेक करने का कोशिश किया तुरंत इक्विलिब्रियम आ गया। रिवर्सिबल प्रोसेस। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिन पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं लगता, वो इरिवर्सिबल, पूरा ब्रेक कर जाता 100%। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को वीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका आयंस फर्निश नहीं हो पाया। कारण क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक किया वो कैटायन और एनायन में, तुरंत इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो गया। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट AXBY टाइप का है, in an aqueous medium, it will break up as X of A, Y plus Y of B, X minus, and the equilibrium will be maintained। और इस इक्विलिब्रियम का भी अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KEQ, जो लिखेंगे हम AY plus to the power X into BX minus to the power Y divided by AXBY का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये सब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। आरएनएस लॉ यही कहता है। आगे कंटिन्यू करेंगे अगले